वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विद दीपेंद्रा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं उस पेपर का सॉल्यूशन जो जीडी के एग्जाम में 1 मार्च 2019 को सेकंड शिफ्ट यानी दूसरी पारी में पूछा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 की बात करें तो आपको दिया है कि एक होल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चार दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो होल का आयतन क्या है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने बात करें कि जो कमरा है वो किस प्रकार का होता है। तो कमरा आपके घनाभ का आकार का होता है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे आप देख सकते हो। अपने बात करें कि फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहोगे कि जो छत है उसका जो क्षेत्रफल होता है वही फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी अपने बात करें कि छत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो छत का क्षेत्रफल ये जो आपको मिलेगा यही आपके फर्श के क्षेत्रफल के बराबर मिलेगा। और ये कितना होता है तो आपको ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपके पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने बात करी, आपको दिया गया है कि फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग, यानी आप फर्श का क्षेत्रफल करोगे तो वो भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल करोगे तो वो भी आपके पास हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी अपने बात करें कि ये हो जाएगा फर्श और छत का क्षेत्रफल, यानी आपको मिलेगा तो आप ये कह सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ये आप इसका छत का क्षेत्रफल मानो तो फर्श के लिए भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। यानी आप ये कह सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये बराबर होना चाहिए चारों दीवारों के क्षेत्रफल के। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले तो ये आपके पास होता है, आप कह सकते हो 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप सभी को ध्यान में होना चाहिए। यहाँ से ये आपके पास है फर्श और छत का क्षेत्रफल दोनों को मिला के, और ये आपको दिया गया है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं, यदि मैं लंबाई को L लिखूं चौड़ाई को B लिखूं तो आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा LB हो जाएगा, और ये भी आपके पास LB हो जाएगा। यानी लंबाई चौड़ाई LB प्लस लंबाई चौड़ाई LB, यानी ये हो जाएगा आप कह सकते हो 2LB। यानी LB प्लस LB यानी क्या हो जाएगा 2LB हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई को H लिखूं और यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई यानी इसको लिखूं L प्लस B। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा और इसको इससे अपने इसका आंसर निकालेंगे। यानी L आपको दिया है 15 मीटर और B आपको दिया है 12 मीटर। तो यहाँ से देखो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है अपने को। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 15 गुणा आपके पास हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 गुणा H यानी ऊंचाई, ये हो जाएगा L की जगह पे 15 और B की जगह पे 12। अब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 15 गुणा आपके पास हो जाएगा 12 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा H और इधर हो जाएगा 15 प्लस 12 यानी क्या हो जाएगा 27। अब जो H के गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, यानी आपको यहाँ से H मिलेगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 15 गुणा 12 बटा में आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 27। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये 3 से काट देते हैं तो इसको इसमें 5 बार चला जाएगा, इसमें 9 बार चला जाएगा। फिर दोबारा 3 से काटे तो इसमें 3 बार चला जाएगा, इसमें आपके पास 4 बार चला जाएगा और H का मान आपके पास हो जाएगा 20/3। यानी आपके पास जो ऊंचाई है वो क्या आ जाएगी 20/3। अब आपको यहाँ पे कमरे का आयतन पूछा गया है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो अपने कमरे के आयतन की बात करें तो कमरे का आयतन होता है आपके, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आप गुणा कर दो तो वहां से आपको कमरे का आयतन मिल जाएगा। अपने पास लंबाई भी है, अपने पास चौड़ाई भी है, ऊंचाई अपने यहाँ से निकाल ली। तो ये हो जाएगा अपने पास में लंबाई यानी हो जाएगा अपने पास में 15 गुणा चौड़ाई हो जाएगा 12
गुणा ऊंचाई हो जाएगा अपने पास में 20/3। और यहाँ से इसको काटूं मैं तो इसमें 4 बार भाग चला जाएगा, और जब आप इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 1200 मीटर क्यूब, या आप इसको कह सकते हो 1200 घन मीटर, एक ही बात है। तो यहाँ से आपके पास उत्तर आ जाएगा कि कमरे का जो आयतन है वो है 1200 मीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 52 यानी दूसरा प्रश्न है अपने पास में, ये है मामला ए, एक दुकानदार में लाभ जो है वो लागत का 340% है। मामला बी आपको दिया है कि यदि लागत 32% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो आपको बोला गया है या आपसे पूछा गया है कि तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। तो देखो इसको अपने बहुत ही आसानी से करेंगे। जब आपको यहाँ पे प्रतिशत दिया हो तो अपने यहाँ पे 100 मान लेंगे, क्योंकि 100 का प्रतिशत जितना बोला जाए उतना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें कि 100 का लाभ 340% है, तो 100 का 340% क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 340। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं माना क्रय मूल्य, तो माना क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा अपने पास में 100 मान लेते हैं इसको। उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे अपने बात करें आपको लाभ दिया है, और यहाँ पे अपने बात करें विक्रय मूल्य जो आपको दिया नहीं है। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें कि क्या क्या संबंध होता है इनमें। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर आप वस्तु को या कोई भी चीज को खरीदते हो। लाभ क्या होता है, जो आपने एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं उसको बेचने पर। तो मान लेते हैं यहाँ से आपने 2 रुपए कमाए, ये केवल आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर है। तो इसका विक्रय मूल्य की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग, यानी क्रय मूल्य प्लस आपके पास हो जाएगा लाभ, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 7 रुपए, यानी इस वस्तु को आपने 7 में बेचा है। तो आपने यहाँ पे क्रय मूल्य इसका मान लिया 100 रुपए, जो आपके पास मामला ए है उसमें। मामला ए में आपको दिया गया है कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 340% है। तो यहाँ से देखो लाभ आपको 340% दिया है, 100 का 340% निकालेंगे तो कितना होता है, 340 ही होता है, यानी लाभ इसका कितना हो जाएगा 340%। यदि आप इसका ऐसे करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि 100 का मुझे 340% चाहिए, तो आप ये कह सकते हो 340% और किसका 100 का, तो ये हो जाएगा 340, और यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा 100, और गुणा करें यहाँ से 100 से तो यही आ जाएगा आपके पास 340, जो मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया है। तो देखो यहाँ से आपको दिया गया है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है मामला ए में, उसका लाभ 340% होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 340, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 440 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद में आपको मामला बी दिया है। मामला बी आपको दिया गया है कि जो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य है वो 32% बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें कि ये जो है इसमें प्लस 32% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से अपने बात करें कि 100 का 32% क्या आएगा, तो जितना बोला गया है उतना ही आएगा, यानी 32 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में कि 100 तो पहले ही था इसका क्रय मूल्य, और 32 रुपये और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो आप हो गई ये हो जाएगा टोटल 132 रुपये हो जाएगा। यानी पहले जो 100 रुपये में वस्तु आती थी वो अब कितने में आने लगी, 132 रुपये में। उसके बाद में जो विक्रय मूल्य वो स्थिर रहता है, यानी पहले भी 440 रुपये था और अब भी कितना है, 440 रुपये है। तो अपने बात करें कि आपने 132 रुपये में खरीदी और आपने कितने में बेची, 440 रुपये में, तो आपको यहाँ पे लाभ कितना हुआ, तो अपने यहाँ पे इसका लाभ निकालेंगे मामला बी का। तो ये हो जाएगा कि आपने 440 में बेची है और आपने इसको 132 में खरीदा है, तो आपके पास ये हो जाएगा 308 रुपये, यानी यहाँ पे आपके पास में 308 रुपये का लाभ हुआ। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसको 308 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है, पहले 340 का हो रहा था, अभी आपके पास में 308 रुपये का लाभ हो रहा है। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आपको दिया गया है मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। तो मामला ए में विक्रय मूल्य, तो मामला ए का विक्रय मूल्य कितना है आपके पास में, 440 है।
अब ये जो 308 है मामला बी का लाभ, ये इसका कितना प्रतिशत है, यानी ये जो है 308 ये 440 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप ये कहोगे कि 308 का मुझे निकालना है और किसके सापेक्ष में, 440 के सापेक्ष में 308 का बताना है। तो जिसका बताना हो उसे ऊपर लिखा जाएगा, जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको नीचे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 440 के सापेक्ष बताना है और गुणा क्या जाएगा, यहाँ से प्रतिशत में बदलना है तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको अपने करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से इसको 11 से अपने काट देते हैं तो इसमें 4 बार भाग चला जाएगा, इसको 11 से काटे तो इसमें 2 बार और यहाँ पे 8 बार चला जाएगा, 28 बार, और यहाँ से फिर से काटे तो आपके पास 7 बार चला जाएगा, यानी 7 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 70% आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार बहुत ही आसानी से अपने इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे 200, 300, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये कुछ भी मानकर इसको कर सकते हो, लेकिन जितनी आसान यहाँ पे 100 मानकर कैलकुलेशन होती है उतनी आसान नहीं होने वाली, आप किसी और को मानोगे तो। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास में ये दिया है कि 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है। तो देखो इसको करते हैं, आपको दिया गया है कि आपके पास में 1 से 80 तक नंबर है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है जो आपके पास में होना चाहिए 1 और 9, यानी 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है इकाई अंक। तो देखो यहाँ पे अपने इसको करते हैं, आप सबसे पहले पता करो कि 1 से 80 तक यदि उन्हें लिखें तो कितनी बार इकाई अंक के रूप में 1 या 9 आता है। तो देखो सबसे पहले अपने बात करें इकाई अंक, तो सबसे पहले 1 में इकाई अंक 1 आएगा, उसके बाद में आपके पास में 9 में इकाई अंक आपके पास में 1 आएगा। यहाँ पे अपने बात करें तो आपके पास में 11 में इकाई अंक 1 आने वाला है, ये वाला जो अंक है ये इकाई का है, ये वाला दहाई का है, इसको नहीं देखेंगे, केवल इसको देखना है इकाई वाले को। इसी प्रकार अपने बात करें 19 में आपको इकाई का अंक 9 मिलेगा, इसी प्रकार 21 में आपको इकाई का अंक 1 मिलेगा और 29 में आपको इकाई का अंक 9 मिलेगा। इसी प्रकार अपने बात करें तो आपको 39, 31 में इकाई का अंक 1 मिलेगा और 39 में आपको इकाई अंक 9 मिलेगा। इसी प्रकार अपने आगे लिखेंगे तो 41 और आप लिख सकते हो 49, 51 और आप लिख सकते हो 59, इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे 61 और आप लिख सकते हो 69, 71 और 79। तो टोटल ये आपके पास कितने अंक हो गए यहाँ से, तो आप ये कह सकते हो ये आपके पास हो गई 2, 2, 4, 2, 6, उसके बाद में 6 ये हो गई 12 और यहाँ से आपके पास में 4 हो गई, यानी 16 हो गई। तो कुल अंकों की बात करें तो ऐसे जो आपके पास में कुल अंक या फिर जो कुल संख्याएं हो गई ये आपके पास में 16 हो गई। अब अपने बात करें तो 1 से 80 तक कुल अंक, 1 से 80 तक कुल अंकों की बात करें तो ये आपको मिलेंगे 80 अंक मिलेंगे। तो आपको ये बताना है कि जो 16 है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पे इसको करते हैं, आपको बताना है 16 का और किसके सापेक्ष, 80 के सापेक्ष। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके सापेक्ष देखना है वो नीचे आएगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 80 और ये भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा किया जाएगा, यानी इसको आप काटोगे 20 से काटूं तो इसमें 5 बार भाग चला जाएगा, इसमें 20 से काटूं तो 4 बार भाग चला जाएगा, यहाँ से इसको काटूं तो इसमें 4 बार भाग चला जाएगा और 5 को 4 से गुणा करूं तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 20%। यानी 1 से 80 तक कुल 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक या तो 1 है या फिर 9 है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 54 है आपके पास में, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। तो आपसे पूछा गया है कि कार की गति क्या है। तो देखो इसको बहुत ही आसानी से अपने करते हैं। आपको सबसे पहले दिया है यहाँ पे 50% तेज है, तो आप 50% को सबसे पहले बदलो।
तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि 50% को आप लिख सकते हैं 50 और यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, यानी आपके पास हो जाएगा 50/100 और इसको मैं 50 से काटूं तो ये हो जाएगा 1/2, यानी आपके पास में कोई संख्या 2 है तो इसका 50% क्या हो जाएगा 1, यानी आधा हो जाएगा। तो देखो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको कोई दूरी तय करनी है, आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए, तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको x टाइम लगा या कुछ घंटे लगे आपको, और आपने 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी, तो क्या आपको समय इतना लगेगा या इससे कम लगेगा या फिर इससे ज़्यादा लगेगा? तो आपका आंसर आएगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो समय लगने वाला है वो कम होता जाएगा, यानी ये जो भी आएगा यहाँ से वो x से कम ही आने वाला है, यानी कितना भी हो सकता है लेकिन ये x से कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा था तो यहाँ पे आपको उससे कम टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे 8 घंटे लग रहा था 100 के हिसाब से जाने में, तो यहाँ पे 150 के हिसाब से जाओगे तो 8 से कम घंटे आपको लगेंगे, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो इसको करते हैं अपने, आपको दिया है सबसे पहले, इधर दिया है आपको कार दिया है और इधर आपको दिया है ट्रेन दिया है और यहाँ पे आपको दिया गया है स्पीड। यहाँ पे अपने बात करें समय की, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे समय क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। स्पीड बढ़ने पे समय कम होता जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी व्युत्क्रमानुपाती होंगे। उसके बाद में अपने बात करें कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कार की स्पीड 2 है, कार की स्पीड यहाँ पे मान ली अपने 2 है, तो जो ट्रेन है इसकी स्पीड 50% अधिक है, यानी 2 होने पे 1 ज़्यादा है, यानी आप कह सकते हो कि 2 जब इसकी स्पीड 2 है तो ये 50% ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और +1, यानी आपके पास ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 3। अब ये 2 की स्पीड से जाती है और ये 3 की स्पीड से जाती है, तो जो टाइम लगेगा वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आप इसको उल्टा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 और 2 हो जाएगा। जैसे कि इसको 2 के हिसाब से 3 घंटे लग रहे थे तो इसको 3 के हिसाब से 2 घंटे लगेंगे, और दूरी होगी वो आपके पास बराबरी आ जाएगी, इधर इनको गुणा करोगे तो 6, इधर भी इनको गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 6। अब प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आपको दिया हुआ है कि जो इनमें अंतर आता है समय में, यानी जो ट्रेन स्टेशन पे रुकती है वही इनका अंतर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिया है कि समय में अंतर, समय में आपको अंतर दिया हुआ है और ये आपको दे रखा है 12.5 मिनट, लेकिन अपने को मिनट में आंसर नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे घंटे में इसको बदलना होगा। तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा 12.5 और इसको घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 60। इसको ये मिनट है उसको घंटे में बदलने के लिए अपने 60 का भाग देना पड़ेगा, और यहाँ से आप इसको हल करोगे तो ये पॉइंट हटेगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 125/600 घंटे हो जाएंगे। अब इसको अपने 25 से काटें तो इसमें 5 बार भाग चला जाएगा और इसमें आपके चला जाएगा 24 बार, तो आप इसको लिख सकते हो 5/24 घंटे, यानी इतने घंटे का यहाँ पे अंतर आ रहा है। अपने अनुसार अपने बात करें समय का कितना अंतर आ रहा है, तो आप कहोगे समय का जो अंतर आया है अपने अनुसार वो आया है, तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा 3 - 2 = 1, जबकि पर्सन के अनुसार कितने का अंतर आ रहा है, 5/24 घंटे का अंतर आ रहा है, यानी अपना जो 1 है ये वाला 1 ये किसके बराबर है, 5/24 घंटे के बराबर है। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें कि आपके पास में 1 का मान 5/24 आया है, तो कार के लिए समय आपके पास में 3 है, तो 3 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हो 3 का मान ये हो जाएगा 5/24, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 बटे, और यहाँ से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 5/8 घंटे हो जाएंगे। तो 3 का मान यानी कार का समय हो जाएगा आपके पास में 5/8 घंटे। अपने को चाहिए कार की स्पीड, तो जो स्पीड या गति होती है वो क्या होती है, तो ये होता है दूरी बटे समय, यानी जितनी दूरी तय करती है उसे कितने समय में तय करती है।
तो यहाँ से कार की स्पीड अपने पास हो जाएगी दूरी बटे समय। तो अब इसको करेंगे तो दूरी आपको दे रखी है कि ए से बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 60, दूरी आपको दे रखी है 60 किलोमीटर, और आपको समय दे रखा है। तो समय, कार का समय कितना हो जाएगा 5/8 घंटे। तो इसमें 5/8 का भाग दे देंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे कार की स्पीड चाहिए तो कार के समय का भाग देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 60 बटे, और ये 5 नीचे चला जाएगा और ये जो 8 है ये ऊपर चला जाएगा, और आप इसको यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 12 को 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 96 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप इसको जटिल कर सकते हो, क्योंकि ये जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, यानी इसमें इतने आसान भी प्रश्न नहीं आए थे और ज़्यादा जटिल भी नहीं आए थे। तो कम से कम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रश्न संख्या 55 है अपने पास में, ये है कि यदि x+4, x+5, x+7, x+9 का अवलोकन का माध्य आपको दे रखा है 9 है, तो अंतिम 3 अवकलनों का माध्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पे प्रश्न ये आपको दिया हुआ है कि x+4, x+5, x+7, x+9, ये आपके पास में 5 संख्याएं दी गई है। तो यहाँ से आपको माध्य दिया गया है 9, तो आपसे पूछा गया है कि जो अंतिम 3 है यानी x+5, x+7 और x+9, इनका माध्य क्या होगा। तो देखो माध्य क्या होता है, आप कह सकते हो कि माध्य, या फिर आप कहो औसत कहो, या फिर आप एवरेज कहो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही होता है। ये क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में राशियों का योग, राशियों का योग बटा में आप कह सकते हो संख्या, यानी टोटल कितनी राशि है। तो यहाँ से आप ये कहोगे कि मुझे इनका माध्य 9 दिया गया है सभी संख्याओं का, तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है। अब आपको संख्याएं भी पता है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 5, यानी टोटल आपके पास में 5 संख्याएं हैं। राशियों का योग अपने को पता नहीं है तो वो अपने निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले माध्य में रखेंगे, तो माध्य का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर राशियों का योग, यानी इन सभी का योग करेंगे अपने। तो सबसे पहले हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा x+4 प्लस, ये हो जाएगा x+5 प्लस, ये हो जाएगा x+7 प्लस, ये हो जाएगा x+9, और बटा में करें अपने पास टोटल संख्या है, तो आपके पास में ये कुल 5 संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 5। अब देखो ये भाग में है, ये इधर चला जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, यानी आप इनका योग करोगे तो वो हो जाएगा आपके पास में 9 गुणा 5। तो देखो योग करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आप इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो कि जैसे 1x 2x 3x 4x और 5x, तो ये हो जाएगी आपके पास में 5x प्लस। अब जो बची हुई संख्याएं हैं, यानी बचे हुए जो आपके पास में अचर राशि है, उनको आप अलग से जोड़ सकते हो। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 7 हो जाएगा आपके पास में 16, 16 और 9 आपके पास में हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 25 बराबर, इधर आ जाएगा आपके पास में 9 गुणा 5, यानी आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा आपके पास में 9 गुणा 5, यानी हो जाएगा 45 माइनस 25, ये उधर चला जाएगा तो ये इधर प्लस का है, उधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 45 में से 25 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आप x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 20, और ये इसके गुणा में है तो ये उधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यानी आपके पास कितना आ गया 4, x का मान आपके पास में आ गया 4। तो देखो यहाँ पे इसको करते हैं, अपने को केवल लास्ट वाली 3 संख्याओं का अपने को माध्य चाहिए, इनका एवरेज चाहिए, तो अपने इन तीनों को करेंगे। तो पहली संख्या क्या आ गई आपके पास में, तो ये है x+5, यानी x का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4 + 5, यानी पहली संख्या आपके पास में आ गई 9, 4 + 5 यानी 9। दूसरी संख्या x+7 यानी 4, x का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4 + 7, यानी दूसरी संख्या आपके पास में हो जाएगी 11।
तीसरी संख्या की बात करें तो ये x प्लस 9, यानी x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 13। तो इन तीनों का अपने को माध्य बताना है, यानी इन तीनों का औसत क्या है। तो देखो मैं आपको एक चीज डायरेक्ट बताता हूँ कि जैसे आपके पास में कई संख्याएं हैं और वो लगातार है, यानी उनके बीच क्या जो अंतर है वो बराबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे अपने बात करें तो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी अपने बात करें तो 2 का अंतर आ रहा है, तो इनके जो बीच में संख्या पड़ेगी वही इनका माध्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो देखो 2 का अंतर आ रहा है, 3 संख्याएं हैं, तो बीच में यही वाली संख्या पड़ेगी, तो यही क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ इसमें। जैसे कि आपके पास में ये कोई 5 संख्याएं हैं, जैसे कि आपके पास में है 24, उसके बाद में आपके पास है फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं 28, उसके बाद में आपके पास है 32 है, 36 है, और आपके पास में यहाँ पे 40 है। ये कुल 5 संख्याएं हैं, और मैं आपसे पूछूं कि इनका जो माध्य होगा वो क्या होगा, यानी इनका औसत आपके पास में क्या आने वाला है। तो देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि जो अंतर आ रहा है वो सभी में बराबर बराबर आ रहा है, 4 का आ रहा है। इधर भी आपके पास में 4, इधर भी आपके पास में 4, और यहाँ पे भी आपके पास में 4। तो जब अंतर इनका बराबर आ रहा है तो इनके बीच में संख्या कौन सी पड़ती है, तो आप ये कहोगे 2 यहाँ से छोड़े और 2 यहाँ से छोड़े, तो बीच में यही पड़ेगी 32, और यही क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप इसको पूरे तरीके से समझते हुए करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ से इसको अपने कैसे करेंगे, तो आप इसको ये कर सकते हो कि इसका मुझे माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए आपको राशियों का योग करना पड़ेगा, और जितनी राशियां हैं उनका आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से इन तीनों का योग करके 3 संख्याएं, तो 3 का भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में माध्य निकालना है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 11 प्लस 13, और बटा में 3 संख्या है 1 2 3, तो 3 का भाग लगाओगे, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 33, और इसमें 3 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 11, यानी इसका उत्तर आपके पास में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो उसको आप वैसा न करते हुए यहाँ से आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद में प्रश्न संख्या 56 है आपके पास में, 6% वार्षिक दर से 40,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 रुपये है, वह अवधि वर्षों में कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको करने के 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आपको बताऊंगा हवाई तरीका, यानी हवा में फुल करने वाला मेथड, तो उससे आप 2-3 सेकंड में आंसर बता सकते हो, इसको थोड़ा सा देखते हुए। और एक आपको बेसिक तरीका बताऊंगा जो कोचिंगों में पढ़ाया जाता है। तो मेरा आपको लक्ष्य यहाँ पे कोचिंगों वाले जो लंबे लंबे मेथड होता है वो पढ़ाना नहीं है, मेरा आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करवाना टारगेट है। तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो आपका टाइम बचाए, और आप उस भीड़ से अलग होके ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सको। तो देखो यहाँ पे इसको करते हैं, तो आपको दिया गया है कि दर आपके पास में है 6%, मूलधन आपको दिया गया है ये है 40,000 रुपये, और आपको यहाँ पे ब्याज दिया गया है 4,944 रुपये, और आपको यहाँ पे समय बताना है। तो देखो अपने बात करें सबसे पहले मेथड फर्स्ट, तो ये बेसिक जो तरीका है वो आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, तो आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि मिश्र धन में आप मूलधन का भाग दोगे, तो ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर आपको मिलने वाली है यहाँ से समय। तो आप यदि बेसिक से इसको करना चाहते हो तो आप ये जो फॉर्मूला है उसको याद रख सकते हो। तो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी मिश्र धन की, जबकि यहाँ पे अपने पास मिश्र धन है नहीं, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को निकालना पड़ेगा। जो मिश्र धन होता है ये होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी आपने जो मूलधन दिया किसी को उधार दिया और उसका ब्याज जोड़ा साथ में, तो वो आपके पास होता है मिश्र धन।
यानी मूलधन आपको दे रखा है 40,000 रुपये और आपको यहाँ से ब्याज दे रखा है प्लस आपके हो जाएगा 4,944 रुपये। तो टोटल ये जो मिश्र धन हो जाएगा वो हो जाएगा 44,944 रुपये। अब यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपने, तो ये हो जाएगा आपके पास में मिश्र धन 44,944 रुपये और बटा में मूलधन, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 40,000 रुपये। और यहाँ से सामने आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस दर आपको दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 6 बटे हो जाएगा 100 और पावर आपको समय जो अपने को निकालना है, या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, समय को काट के आप लिख सकते हो टी, यानी आप कह सकते हो टी यानी टाइम, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में समय। तो अब देखो इसको अपने को सोल्व करना है, तो आप इसको काट सकते हो 4 से भी काट सकते हो, उससे बड़े से भी आप इसको काट सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल में इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 4 से इसको 2 बार काटा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे इसमें 16 का भाग दूंगा। वैसे आप इसको 4 से काटना चाहते हो तो आप 4 से 2 बार इसको काट सकते हो। तो देखो इसको 16 से काटे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 2 बार भाग चला जाएगा 32, यहाँ पे 8 बचा और 5 बार भाग चला जाएगा, यानी हो जाएगा 80 पूरा पूरा चला जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ पे आ गई, यानी 2500 आ गया। यहाँ से 16 से काटे तो ये हो जाएगा 2 बार भाग चला जाएगा 32 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में बचेगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 9, यानी ये हो जाएगा 129 और यहाँ पे 16 से 129 में भाग दे अपने, तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखो 16 का पहाड़ा आपने पढ़े हैं तो 128 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा 7 बार और 1 बचेगा यहाँ से, तो आप ये कह सकते हो 7 बार चला जाएगा और 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेंगे अपने तो 14 आ जाएगा। 1 बचा और यहाँ से आपने 4 उतार लिया तो 14 है, तो इसमें 16 का भाग नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे और कितना आ जाएगा आपके पास में 144 आ जाएगा। तो 144 में आप 16 का भाग दोगे तो 9 बार चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 9। तो आप इसको कर सकते हो, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 2709 बटे हो जाएगा आपके पास में 2500 बराबर इधर हो जाएगा, आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 106 बटे 100, ये 100 इसके साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 106 बटे 100। आप इसको और इसकी पावर आपको दिया गया है टाइम यानी टी, आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में, आप इसको काट सकते हो 2 से, तो ये हो जाएगा 53 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 50। अब आप इसको भी लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये आपके पास में 53 का वर्ग है और ये आपके पास में 50 का वर्ग है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 53 बटे 50 का वर्ग लिख सकते हो, क्योंकि ये 53 का वर्ग है तो आप ये इसको ऐसा लिख सकते हो और ये 50 का वर्ग है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो और यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। सामने आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 53 बटे 50 की पावर आपको दिया गया है टी, यानी इसको मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो ये आपके पास हो जाएगा, आप कह सकते हो 50 बट, तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा 53 बटे 50 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 53 बटे 50 की पावर टी। अब देखो ध्यान से, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब आदर्श समान होते हैं तो घातें बराबर होती है, ऐसी एक थ्योरम है। तो यहाँ से इसका जो आधार है ये 53 बटे 50 है और इसका आधार है ये भी 53 बटे 50 है, तो यहाँ से आधार समान होने पे घातें बराबर होगी, यानी ये पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो टी बराबर आपके पास आ जाएगा 2, यानी समय आपके पास आ जाएगा 2 वर्ष, समय आपके पास आ जाएगा 2 वर्ष। एक तो ये तरीका है जो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जो केवल 2-3 सेकंड में ही आप कर सकते हो, बस आपको उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो इस मेथड के लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा, यानी आपको चीज़ों को लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पे प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी, यानी जो ब्याज आ रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे अपने प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा ब्याज प्रतिशत, आप कह सकते हो ब्याज प्रतिशत। तो
तो आप ये कह सकते हो कि मुझे 4,944 रुपये का ब्याज निकालना है 40,000 के संदर्भ में, यानी 40,000 जो आपने मूलधन दिया है उसके रिस्पेक्ट में मुझे बताना है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। तो ये आपके पास में भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है अपने, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पे। और जब आप इसमें 400 का भाग लगाओगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले आप 4 का भाग लगाओगे, तो यहाँ पे देखो इसको काट सकते हैं अपने, तो इसमें 100 बार भाग चला जाएगा, 4 से काटोगे, और इसमें आप 4 से काटोगे तो 1 बार, यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे आपके पास में चला जाएगा 6 बार, यानी आपके पास ये हो जाएगा 1236/100, यानी आपके पास में 1236/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इसमें भाग देना है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी ये हो जाएगा 12.36% हो जाएगा, 12.36%। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये चेक करना है कि इसका दर को कितनी बार अपने काम में ले तो वो अपने को 12.36% दे दे। तो देखो आप दर को 1 साल के लिए काम में लिया, सबसे पहले ऑप्शनों को चेक करते हुए आपको करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 वर्ष के लिए नहीं दिया हुआ है, आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन से चेक करोगे कि मैं 6% को 2 वर्ष के लिए काम में लूँ, यानी पहले वर्ष भी आपके 6% और दूसरे वर्ष भी आपके 6%। तो इन दोनों का आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आप कहोगे कि पहले साल का 6% प्लस दूसरे साल का 6% प्लस जो पहले साल का 6% है उसका दूसरे साल 6% के हिसाब से कितना ब्याज होगा, ये आया है जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है उसके कारण, यानी जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी दूसरे साल ब्याज लग रहा है, तभी तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो ये हो जाएगा, तो आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 प्लस, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे 2 साल में करीब 12 पॉइंट कुछ प्रतिशत आएगा। तो देखो यहाँ पे भी 12 पॉइंट कुछ प्रतिशत आ रहा है, तो इतना करके आप इसको आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप इसको और चेक करना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 ये हो गया, और 6 गुणा 6/100 यानी ये हो जाएगा आपके पास में 36/100, और ये यहाँ पे प्रतिशत है। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास में 12 पॉइंट, यहाँ पे इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 36/100, यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 12.36%। तो यहाँ से ये दोनों मैच हो रही है, यानी समय क्या हो जाएगा आपके पास में 2 वर्ष। तो यहाँ से आप कह सकते हो समय बराबर हो जाएगा आपके पास में 2 वर्ष। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको देखते ही बता सकते हो, यानी आपने यहाँ से निकाला और आप इसको डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो कि यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा। आपको केवल इतना ही करना पड़ेगा, यहाँ से आते ही आप बता सकते हो, यानी आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 57 है अपने पास में कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि रुपयों में क्या होगी। तो देखो ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे MDH के फॉर्मूले से इसको अपने करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिखना है। तो देखो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको अपने MDH वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो देखो MDH का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास में M1D1H1 बटे में आपको दिया है W1, और ये जो होता है ये बराबर होता है, ये आपको शर्त नंबर फर्स्ट दी होती है, यानी फर्स्ट कंडीशन में ऐसा होगा। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में M2D2H2 डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास में W2। यहाँ पे M1D1H1 क्या है, तो M1 आपके पास में व्यक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ मैन, M का मतलब मैन यानी व्यक्ति, D का मतलब है नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या, और यहाँ पे H1 H का मतलब ओवर यानी घंटों की संख्या, और W1 क्या है आपके पास में वेजेस, जो क्या होता है आप कह सकते हो राशि, यानी जो इन्होंने कमाया है वो, तो ये होता है आपके पास में वेजेस। अब अपने बात करें ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर होता है, ये जो होता है ये सेकंड कंडीशन में होता है, यानी सेकंड कंडीशन में M2 व्यक्तियों की संख्या, सेकंड कंडीशन में D2 यानी दिनों की संख्या, और सेकंड कंडीशन में H2 यानी घंटों की संख्या,
और सेकंड कंडीशन में W2 यानी वेजेस यानी जो राशि कमाई है उसकी वो कितनी है। तो देखो यहाँ पे H1 और H2 आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यदि ये दिया होता तो अपने ये भी काम में लेते। तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला सीधा सीधा क्या बन जाएगा, M1D1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2D2 अपॉन W2। इसको अपने करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली कंडीशन में आपको दिया है व्यक्तियों की संख्या 15 है, दिनों की संख्या 10 है और उन्होंने जो राशि कमाई है वो 1800 रुपये है। दूसरी कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या 5 है, दिनों की संख्या 8 है और जो राशि कमाई है वो अपने को निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप ये कह सकते हो M1D1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2D2 अपॉन हो जाएगा आपके पास में W2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा M1 की जगह पे आप M1 रखोगे तो ये हो जाएगा 15 गुना D1 हो जाएगा 10 और W1 हो जाएगा आपके पास में 1800 बटा में M2 यानी आप कह सकते हो 5 गुना D2 आप कह सकते हो 8 और गुना W2 अपने को यहाँ से निकालना है। तो इसको अपने हल करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 से ये 0 कट जाएगा और इसमें इसका भाग देंगे तो ये इसमें 12 बार चला जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये उधर गुणा में आ जाएगा, जो कि ये भाग में है नीचे है तो ये उधर गुणा में चला जाएगा। यानी आपके पास मिलेगा W2 ये उधर चला जाएगा गुणा में तो ये हो जाएगा 12 गुना 5 गुना 8। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 480 रुपये और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ये जो व्यक्ति है 5 व्यक्ति 8 दिनों तक काम करे तो इनको 480 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 58 है आपके पास में कि रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। यानी जो कुल ब्याज का भुगतान किया गया है वो है 13,300 रुपये। उन्होंने पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर से और बाकी की अवधि के लिए 14% पर कुछ रकम उधार ली थी। उसने कितनी रकम उधार ली थी, यानी आपको यहाँ पे मूलधन बताना है। आपको जो समय दिया है वो कुल दिया है 9 वर्ष, आपको जो साधारण ब्याज दिया है वो दिया है 13,300 और आपको यहाँ पे अलग अलग ब्याज दर दी हुई है और आपको यहाँ पे मूलधन बताना है। तो देखो अपने इसको साधारण ब्याज के जो बेसिक तरीका होता है उससे अपने इसको करेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अपने पास में मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 और यहाँ से इसको अपने को करना है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग आपको कंडीशन दी हुई है। आपको सबसे पहले दिया हुआ है मूलधन तो अपने पास है नहीं, समय आपको दिया है 2 वर्ष और उसके लिए ब्याज दर आपको दे रखी है 6%, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में आपको दिया है समय 3 वर्ष और ब्याज की दर आपको दे रखी है 9%। तीसरी कंडीशन के अंदर बाकी जो वर्ष है यानी टोटल 9 वर्ष थे तो उसमें से 2 वर्ष ये हो गए, 3 ये हो गए, यानी टोटल 5 वर्ष तो ये हो गए। बाकी कितने रहे, तो आप ये कहोगे बाकी वर्ष रह गए, यहाँ पे 4 वर्ष रह गए। तो बाकी जो 4 वर्ष की दर है वो आपको दे रखी यहाँ पे 14% और इसका जो ब्याज आएगा टोटल साधारण ब्याज वो आएगा 13,300 रुपये। तो बस यहाँ पे इसको करेंगे, आपको ब्याज दे रखा है 13,300 रुपये तो ये हो जाएगा सामने, मूलधन अपने को पता नहीं है तो ये हो जाएगा मूलधन गुणा समय, तीनों कंडीशनों को बारी बारी लिखना है और साथ में टोटल साधारण ब्याज है तो तीनों कंडीशनों को अपने जोड़ना है तभी तो अपने पास टोटल मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से समय आपने को दिया है 2 पहली कंडीशन में और दर आपको दिया है 6 और बटा में दिया है 100। ये अपने पास कंडीशन फर्स्ट है प्लस सेकंड कंडीशन में आपको मूलधन नहीं दिया गया, मूलधन तीनों में सेम ही है यानी समान है। समय आपको दे रखा है 3 वर्ष और दर आपको दे रखी है 9 और बटा में आपको दिया गया 100 प्लस तीसरी कंडीशन में आपको समय दिया है 4 वर्ष जो बच गया तो ये हो जाएगा मूलधन गुणा समय 4 वर्ष गुणा दर अपने पास है 14 और बटे यहाँ पे आ जाएगा 100। तो देखो इसको अपने करें यहाँ से तो ये हो जाएगा टोटल अपने पास में हो जाएगा 13,300 बराबर, यहाँ पे मूलधन को तीनों में कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मूलधन गुणा अंदर क्या क्या बचेगा तो ये हो जाएगा 12/100 प्लस
यहाँ पे क्या बचेगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 27/100 प्लस यहाँ पे अपने पास इसको गुणा करेंगे तो 14 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56/100 और इनको अपने जोड़ें तो ये हो जाएगा अपने पास में मूलधन गुणा इसका अपने टोटल करें तीनों का तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे आधार समान है यानी सभी में 100-100 है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, इनका 100 आ जाएगा। अब जो ऊपर वाले हैं उनको अपने सीधे ही जोड़ दें क्योंकि तीनों का जो लघुत्तम है वो 100 आ जाएगा और तीनों का आधार समान है तो यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हो। 12 प्लस ये हो जाएगा 27 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 56 यानी 12 प्लस 27 प्लस 56 हो जाएगा आपके पास में। तो देखो अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास में ब्याज आपको दिया है 13,300 बराबर दिया है मूलधन गुणा इनको जोड़ेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 95 यहाँ पे 100। अब देखो यहाँ पे अपने को मूलधन चाहिए तो जो भाग में है वो दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा और जो गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा यानी मूलधन क्या मिलेगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 13,300 गुणा हो जाएगा 100 और ये भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 95। अब यहाँ से इसको अपने काटे तो 19 से काटा जा सकता है, 19 से काटे तो 19 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 95 और यहाँ पे 19 का 133 में 7 बार भाग चला जाएगा और पीछे ये आ जाएगी 2 जीरो और यहाँ से इसको काटे 700 को तो ये पूरा पूरा इसमें 14 बार चला जाएगा 70 में और जीरो बचाए तो यहाँ पे आ जाएगा 0 यानी ये हो जाएगा 140 और पीछे 2 जीरो यानी आपके पास में जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14,000 रुपये। यानी आपने टोटल कितनी राशि उधार ली तो ये हो जाएगा 14,000 रुपये। इस प्रकार आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। आप टाइम बचाने के लिए यहाँ पे जो ये पूरा लिखा है इसको आप छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपके पास में 56 और इन तीनों को जोड़ते हुए आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, हालांकि तरीका यही रहेगा लेकिन प्रैक्टिस होगी तब आप यहाँ पे ये पूरे स्टेप न लिख के टाइम बचा सकते हो। दूसरा कोई इसका तरीका नहीं है, यदि होता तो मैं आपको जरूर बताता। प्रश्न संख्या 59 आपके पास में कि ए बी और सी एक कार्यक्रम से 20 दिन 40 दिन और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है। इसका कहने का मतलब है कि ए बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्राप्त करके कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। पूरे क्वेश्चन को इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया, अच्छे से इसको पूछना क्या चाहते हैं वो लिखा नहीं है। तो देखो ऐसे जो कार्य समय के प्रश्न है इनको अपने कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है उनको लिखना है तो ए दिया है, आपको बी दिया है और आपको सी दिया है। अब इनकी दिनों की संख्या लिखेंगे अपने पास, कितने दिन लेते हैं तो ये आपको दे रखा है 20 दिन लेता है, ये आपको दे रखा है 40 दिन लेता है और ये आपको दिया है 80 दिन लेता है। अपने को यहाँ पे कुल कार्य की जरूरत पड़ेगी तो कुल कार्य क्या हो जाएगा तो कुल कार्य आप कह सकते हो इन तीनों का आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम क्या होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए, जिसमें 40 का भी पूरा पूरा चला जाए और जिसमें 80 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो यहाँ पे लघुत्तम लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखो और उसका पढ़ा पढ़ते जाओ। जैसे आपने 80 को लिया तो 80 का एक बार पढ़ा पढ़ा तो 80। अब चेक करना है आपको कि जो बची हुई संख्या है उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि एक बार पढ़ने पर पूरा पूरा चला जाएगा तो वही उसका लघुत्तम हो जाएगा। यदि एक बार पढ़ने पर पूरा पूरा नहीं गया तो आपको उसका पढ़ा आगे और पढ़ना है। आपने एक बार पढ़ा, आपके पास आ गया 80 तो क्या 80 में 40 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 80 में 20 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये भी जा रहा है। तो यहाँ से आपका कुल कार्य या लघुत्तम क्या हो जाएगा 80। अब आपको प्रतिदिन का कार्य निकालना है तो प्रतिदिन का कार्य के लिए प्रतिदिन के कार्य के लिए आपको कुल कार्य में इसका भाग देना है। यानी इसने टोटल 80 कार्य किया, कितने दिनों में 20 दिनों में। तो यहाँ से प्रतिदिन का कार्य आप कह सकते हो कि 80 कार्य को 20 दिनों में किया है तो एक दिन में कितना किया तो ये हो जाएगा 80/20। यानी आप कह सकते हो 80 कार्य 20 दिनों में तो 4 दिन हो जाएगा। यानी प्रतिदिन का कार्य कितना हो गया 4 हो गया। और ऐसे इसने 80 कार्य को किया है 40 दिन में तो प्रतिदिन का कार्य कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2।
ऐसे इसने 80 कार्य को 80 दिनों में पूरा किया, तो प्रतिदिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1, यानी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 1। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यदि अपने बात करें पहले दिन की, और यहाँ पे अपने बात करें दूसरे दिन की, और यहाँ पे अपने बात करें तीसरे दिन की, तो पहले दिन अकेला ए ने कार्य किया, यानी आप कह सकते हो ए आया, दूसरे दिन ए आया, और तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी भी आ गए। और ऐसे ही क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, आपके पास में ए आया, पांचवें दिन आपके पास में ए आया, और छठे दिन क्या हुआ, छठे दिन ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए की सहायता करने के लिए बी और सी आ गए, यानी बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन आते हैं, बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन आते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कितना कार्य किया इसने आके, तो ये प्रतिदिन 4 कार्य करता है, तो इसने 4 कार्य किया, दूसरे दिन भी 4 कार्य किया, तीसरे दिन कितना किया, तो आप कह सकते हो ए ने 4 किया, बी ने यहाँ पे 2 किया, और सी ने कितना किया, 1 किया। तो आप ये कह सकते हो कि कुल 3 दिन का कार्य कितना हुआ, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, तो आप कह सकते हो 3 दिन का कार्य। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4, इनको जोड़ दो आप 3 दिन के कार्य के लिए, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और उसके बाद में 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी 3 दिन का कार्य कितना हो गया, 15 हो गया। अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा टोटल 80 कार्य। तो आप ये कह सकते हो कि इसको 80 के आसपास लेके जाओ, तो आप दोनों तरफ इसको 5 से गुणा कर देते हैं अपने, तो ये हो जाएगा कि 15 दिन में कितना कार्य किया। तो 15 दिन के कार्य की बात करें तो ये हो जाएगा 15 गुणा 5, यानी 75 कार्य हो जाएगा। 15 दिनों में इन्होंने 75 कार्य पूरा कर दिया। तो अब यहाँ पे कितना कार्य शेष रहा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 75 पूरा कर दिया, 5 बच गया। तो अब क्या हुआ, आप कह सकते हो 16वें दिन क्या हुआ, 16वें दिन आपके ए आया, 16वें दिन ए आया, और उसने कितना कार्य कर दिया, तो उसने 4 कार्य और कर दिया, यानी टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 4, यानी कितना हो गया, 79 कार्य हो गया। अब 17वें दिन कौन आया आपके पास में, तो 17वें दिन आपके पास में ए आया, और इसने जो बचा हुआ एक कार्य है वो पूरा कर दिया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे 16 दिन तो पूरे पूरे लग गए, 16 दिन तो यहाँ पे पूरे पूरे लगे कार्य को करने में, और 17वें दिन जाके एक ही कार्य बचा हुआ था जो पूरा करना है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कुल दिनों की संख्या, तो कुल दिनों की संख्या आपके पास क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी कि 16 दिन तो इसको पूरे पूरे लग गए। अब 17वें दिन एक कार्य बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा 1, और ये कितने कार्य करता है प्रतिदिन, तो ये प्रतिदिन 4 कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपके पास में। जब ये बी और सी की प्रत्येक तीसरे दिन सहायता लेता है, तो ऐसा आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जो ऑप्शन है वो गलत हैं, इसका आंसर यही आएगा, यानी ये जो है ये सही होता है यदि पर्सन इसी प्रकार से पूछना चाहता है तो। अदरवाइज हो सकता है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो या फिर कुछ और पूछना चाहता होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 60 है अपने पास में, ये है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो देखो यहाँ पे ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको अपने करेंगे, आपको कुल मात्रा दी हुई है, कुल मात्रा आपको दी हुई है बराबर 60 लीटर है, और आपको यहाँ पे दूध अनुपात पानी दिया है, ये आपको यहाँ से दिया हुआ है 2:3, यानी यदि 2 लीटर दूध है तो 3 लीटर कितना है, पानी है। अब अपने अनुसार ये अनुपात है, जबकि अपने को यहाँ पे कुल इसकी मात्रा बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि यदि दूध की मात्रा 2 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी अपने अनुसार कुल कितना हुआ, तो आप ये कहोगे कुल करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2 + 3 बराबर हो गया 5। अपने अनुसार कुल कितना हुआ, 5 हुआ, जबकि पर्सन के अनुसार कुल कितना है, 60 लीटर है। तो यहाँ पे अपने अपना जो 5 है वो किसके बराबर है, तो अपना 5 है ये 60 के बराबर है, यानी अपने अनुसार 5 लीटर, पर्सन के अनुसार 60 लीटर। तो यहाँ से एक का मान क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 60/5 बराबर हो जाएगा यहाँ से 12, एक
जो 5 है वो इसके भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 60/5 बराबर 12। तो अपने को यहाँ पे यदि मान लो आपको पानी की मात्रा बतानी होती या फिर आपको दूध की मात्रा बतानी होती तो इसको कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ पे 1 का मान अपने पास में 12 है, तो दूध की मात्रा के लिए 2 का मान क्या होगा, तो इसको 12 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12 बराबर हो जाएगा 24 लीटर। और आपको पानी की मात्रा बतानी है, तो 1 का मान 12 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको 12 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 3, यानी आपके पास में हो जाएगा 36 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में प्रश्न संख्या 61 है अपने पास में, ये है 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेमी आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की अनुरूपी ऊंचाई की लंबाई क्या है? तो देखो यहाँ पे अपने को दो चीजों के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, तो अपने उनके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे वर्त के क्षेत्रफल की बात करें, तो जो वर्त का क्षेत्रफल होता है अपने पास में ये होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान क्या होता है, तो आर अपने पास होती है त्रिज्या जिसका मान अलग अलग होता है। यहाँ पे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, जो मैं आपको आगे जाके जब पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा तब करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप केवल इतना सा ध्यान रखो इस प्रश्न के हिसाब से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके अलावा और भी क्षेत्रफल होते हैं, जैसे आपके पास में एक होता है हीरो का सूत्र होता है, तो ये इसका ये होता है आपके पास में एस रूट के अंदर होता है एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये होता है आपके पास में एस माइनस सी, और यहाँ पे एस क्या होता है, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस C/2, और ए बी सी क्या होती है, त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो होती है। यानी इस प्रकार से ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो एक ये इसका फॉर्मूला होता है, दूसरा ये होता है एक तीसरे प्रकार का भी त्रिभुज होता है जो आपको दिया हुआ हो सकता है कि ये कोई आपके पास में त्रिभुज है जिसमें ये जो रेखा है ये इसको फॉर एग्जांपल कह सकते हैं ये टोटल यहाँ से 5 है, तो ये इसको 3 और 2 सेंटीमीटर में बांट रही है, और ऐसे ही अपने को ये मान लेते हैं आपको दिया है 4 सेंटीमीटर पूरा है, और ये आपको बीच का कोण यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है इन दोनों के बीच का कोण। तो इस प्रकार से भी अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला बनेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 गुणा, आप कह सकते हो कि ये वाली साइड फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं इस भुजा को, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा इसके बीच का कोण। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, जो मैं आगे जाके डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, अभी केवल आपको इतना ही बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि जो वर्त है इस प्रकार से आपको दे रखा है, यहाँ पे वर्त है, इसकी त्रिज्या जो है ये 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज है यहाँ से, और इसका जो आधार है ये वाला ये भी 8 सेंटीमीटर है अपने पास में, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से ये वाली जो इसकी ऊंचाई है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये अपने को यहाँ से निकालना है जिसको अपने h कह सकते हैं, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास में बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपके पास में बराबर है। तो देखो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 गुणा आधार नीचे वाला गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुणा आर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 8 गुणा 8, आर का मान क्या है यहाँ पे 8 है। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार क्या है इसका 8 है, और ऊंचाई क्या है इसकी अपने को पता नहीं है निकालनी है ये, तो इसको आप h कह सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 भाग में है जो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो आपके पास h क्या आ जाएगा, तो ये होगा आपके पास में पाई गुणा 8 गुणा 2, यानी आप कह सकते हो यहाँ से 16 पाई सेंटीमीटर।
और आपको जो ऊंचाई दी हुई है वो यहाँ पे, और आपसे जो ऊंचाई पूछी गई है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 16 पाई सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि मान लो आपको ऑप्शन में पाई का मान रखना पड़ता तो क्या होता, तो आप ये कह सकते हो ये हो जाता 16 गुना 22/7, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 22/7, और वहां से आप इसको गुणा करके दोनों को आपस में 7 का भाग लगाकर इसको हल कर सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पे केवल ऑप्शन में इतना सा दिया है तो अपने इतना सा करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न संख्या 62 आपको दे रखी है कि लोहे का एक खोखला पाइप 28 सेंटीमीटर लंबा है और इसका बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और लोहे का वजन 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का वजन कितना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो देखो सबसे पहले अपने को जो दिया है उसको लिखेंगे। तो आपको दिया है यहाँ पे पाइप की जो लंबाई है वो 28 सेंटीमीटर है, जो बाहरी व्यास है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, और आपको पाइप की मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और आपको लोहे का वजन दे रखा है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो आपको दिया है ये एक प्रकार का घनत्व है, अपने घनत्व कह सकते हैं फिजिक्स के हिसाब से। तो देखो अपने इसकी बात करें, आपको दे रखी है बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो अपने बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होती है, तो ये आपके पास होता है व्यास की आधी को त्रिज्या बोलते हैं, तो ये होता है व्यास बटे 2। तो ये हो जाएगी अपने पास में 10/2, यानी आप कह सकते हो 5 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या आपको कितनी मिलेगी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर मिलेगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने बात करें आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, यानी अंदर वाली त्रिज्या क्या होगी। तो देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा कि ये इस प्रकार का पाइप है जो अंदर से खोखला है, और यहाँ पे ये आपको मोटाई दे रखी है इस प्रकार से ये पाइप बना हुआ है पूरा। जैसे आपने पानी का पाइप देखा होगा तो उसमें कुछ मोटाई होती है और बीच में से खोखला होता है, उसी प्रकार का ये पाइप है। यहाँ से आपको दिया है कि टोटल जो व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से त्रिज्या की अपने बात करें तो ये आपको दे रखी है पूरी 5 सेंटीमीटर। ये टोटल आपको यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये जो इतनी मोटाई है इसके बीच में ये वाली, ये आपको दे रखी है यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यानी ये अपने पास में 2 सेंटीमीटर होगी। तो जो अंदर वाली इतनी सी त्रिज्या है, केवल इतनी सी ये वाली, टोटल 5 है जिसमें से 2 ये है, तो ये कितनी होगी, तो आप ये कह सकते हो ये आपके पास में हो गई 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से आप कह सकते हो कि मुझे सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा, इस पाइप का मुझे आयतन निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कहीं न कहीं आप इस प्रश्न में देखोगे तो यहाँ पे फिजिक्स काम में ली जा रही है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे जो वजन निकाला जाता है किसी भी चीज़ का वो फिजिक्स के हिसाब से होता है उसका आयतन गुणा उसका घनत्व। यानी जब किसी चीज़ का वजन निकालना हो तो आप उसके आयतन को उसके घनत्व से गुणा कर दो। तो यहाँ से देखो आयतन अपने को जरूरत पड़ेगी, घनत्व आपको ये दिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये घनत्व है, तो आयतन को अपने घनत्व से गुणा कर दें तो यहाँ पे आपको उसका वजन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपने इसको आयतन निकालेंगे, तो जो खोखला पाइप होता है उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आप कह सकते हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बड़े वाली जो बाहर वाली त्रिज्या है उसका स्क्वायर माइनस अंदर वाली जो त्रिज्या है छोटे वाली उसका स्क्वायर गुणा हो जाएगा ऊंचाई, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे h कह सकते हो इसको, यानी हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर गुणा आप कह सकते हो h। इसको मैं वो लिखना चाहता हूँ तो आप ये कह सकते हो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर गुणा आप कह सकते हो h। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर अपने पास है बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, लेकिन आंतरिक त्रिज्या अपने यहाँ से पता की थी जो कितनी है 3 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से आंतरिक त्रिज्या अपने पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और अपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर अपने पास है 5 बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर अपने पास 3 यानी आंतरिक त्रिज्या, और ये हो जाएगा कैपिटल आर 5 माइनस स्मॉल आर 3, और गुणा पाइप की आपको ऊंचाई कहो चाहे लंबाई कहो एक ही बात है, ये आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 28। अब इसको अपने हल करें तो देखो इसमें 4 बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा, और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 5 में से 3 जोड़ेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और गुणा यहाँ से हो जाएगा 4। तो अब देखो यहाँ से अपने इसको एक बार यहाँ पे इतना ही छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब अपने को इसका वजन निकालना है, तो ये हो जाएगा, वजन निकालने के लिए जो आपके पास में ये आया है इसको गुणा कर दो इसके घनत्व से यानी 5 से, तो ये हो जाएगा अपने पास में 22 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 4 और गुणा हो जाएगा 5। ये आयतन है आपके पास पूरा, और ये आपके पास में घनत्व है, तो इसको अपने गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से इसको करोगे तो ये हो जाएगा 20, 20 को आप 2 से गुणा करोगे तो 40, 40 को आप 8 से गुणा करोगे तो आपके पास हो जाएगा 320, 320 का आपके पास आ जाएगा 0, 32 को 2 से गुणा करूंगा तो 64, उसके बाद में आपके पास मिलेगा 6, और यहाँ से 64 और 6 आपके पास आ जाएगा 70, और ये आपके पास आ जाएगा 7040। तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 7040 ग्राम, 7040 ग्राम। और इसको किलोग्राम में बदलना है तो यहाँ पे आप इसमें 1000 का भाग लगा सकते हो, और आप जब इसमें 1000 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, आप कह सकते हो कि 7.04 किलोग्राम। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 63 अपने पास में, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% की हानि होगी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने रुपयों में बेचना चाहिए। तो देखो अपने इसको करेंगे, आपको दिया है कि टाइपराइटर को जो बेचने का यानी विक्रय मूल्य उसने रखा है वो इसने रखा है 4500 रुपये, और जो पहला लाभ, जो पहली हानि हो रही है वो हो रही है उसको 10% की, और जो लाभ लेना चाहता है वो लेना चाहता है 20% का। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि यदि 20% के लाभ पर वो उसे बेचे तो उसे कितने रुपयों में उसे बेचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से इसको करेंगे तो आप इसका क्रय मूल्य है वो सबसे पहले 100 मान लो, तो क्रय मूल्य आपने मान लिया इसका 100 रुपये मान लिया क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, आपको दिया है कि पहले में उसे 10% की हानि होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 10% होगा, ये आपके पास में कंडीशन फर्स्ट है यानी पहली शर्त है, और इसमें उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है। तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा अपने पास में 100 माइनस 10, यानी वो उसे कितने रुपये में बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा। 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10, 10 की हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 90 रुपये। अब उसे यहाँ पे लाभ चाहिए और कितने प्रतिशत का, 20% का दूसरी कंडीशन में। तो आप ये कह सकते हो कि 100 का 20% क्या होगा, 20 ही होगा, 100 का जितना बोला जाए उतना ही होता है, तो ये हो जाएगा 100 और प्लस इसका 20 यानी ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अपने इसकी बात करें तो 90 पहले विक्रय मूल्य के अनुसार वो उसे 90 रुपयों में बेचता, जबकि पर्सन में कितने में बोला गया है, 4500 रुपये में बेचता। तो यहाँ से अपना जो 90 है ये 4500 के बराबर है। तो देखो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा 4500 बटे 90 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इसमें भाग दोगे तो ये चला जाएगा आपके 50 बार, यानी एक का मान क्या हो जाएगा 50। तो दूसरी शर्त में उसे कितने में बेचना है, 120 रुपये में। जब एक का मान 50 है तो 120 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 120, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 6000 रुपये। यानी उसे इस टाइपराइटर पे 20% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6000 रुपये में बेचना पड़ेगा।
उसके बाद में प्रश्न संख्या अपने पास में 64 है। ये है कि रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि हुई है तो नया वेतन अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का नया वेतन क्या है? तो देखो यहाँ पे अपने को दिया है पुराना वेतन, और यहाँ पे अपने को दिया है इधर रवि अनुपात सुमित। इधर आपको दे रखा है 2:3 है इनके पुराने वेतन का अनुपात। उसके बाद में अपने बात करें नई वेतन का अनुपात, यानी नया वेतन, तो ये आपको दे रखा है 35:50। तो आप इसको ध्यान से देखोगे नीचे वालों को, तो क्या ये सरल अनुपात में है या नहीं है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे कॉमन 5 आ रहा है दोनों में, यानी इनको और काटा जा सकता है। तो देखो आप इसको 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5 से काटोगे तो 10। अब इसमें और कॉमन कुछ भी नहीं है, इनको आगे और नहीं काटा जा सकता, तो ये सरल अनुपात में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक का जो वेतन है, यानी पुराना वेतन और नए वेतन का जो अंतर आ रहा है दोनों में, वो 3,000 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी 3,000 रुपये बढ़ रहा है। तो आप देखो क्या यहाँ पे जो बढ़ोतरी हो रही है वो बराबर हो रही है या नहीं हो रही। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे अपने बात करें तो 2 है वो 7 हो रहा है, यानी 5 की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि यहाँ पे 3 है वो 10 हो रहा है, यानी 7 की बढ़ोतरी हो रही है। जबकि प्रश्न में तो दोनों की बढ़ोतरी है वो बराबर है, यानी यहाँ पे जो अनुपात है ये सही नहीं है, इसको थोड़ा सा अपने सही करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, इसके लिए अपने क्या करेंगे, यानी जो अंतर आए दोनों में, इनमें और इनमें, वो बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर निकालो। ये मैं आपको चैप्टर डीप में अनुपात समानुपात में पढ़ाऊंगा, और आयु वाले जो प्रश्न कराऊंगा उनमें कराऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे इनमें जो अंतर आने वाला है वो 3 का आने वाला है, इनमें जो अंतर आने वाला है वो आपके पास में 1 का आएगा। अब क्या करना है आपको, जो 3 है उसको इन दोनों से बारी बारी से गुणा करना है, जो इनका अंतर यानी 1 है उनको इन दोनों से बारी बारी से गुणा करना है। तो आपके पास में यहाँ पे नया अनुपात क्या मिलेगा, तो देखो आप कह सकते हो नया अनुपात जो मिलेगा वो हो जाएगा रवि अनुपात सुमित। और यहाँ पे जब आप इनको बारी बारी से 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2, यानी ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 गुणा 3, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 9। और जब आप इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 7, यानी ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 गुणा 10, यानी ये हो जाएगा 10। अब इनमें जो अंतर आ रहा है वो आप निकालोगे तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी जो अंतर निकालोगे वो 1 आ रहा है, यानी इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर अपने पास में बराबर बराबर आ रहा है, वो क्या है, 1 है। और यही आपको दिया गया है कि दोनों के अंतर में जो बढ़ोतरी होती है वो 3,000 रुपये की होती है। यानी अपने अनुसार बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 1 की हो रही है। पहले 9 था अब कितना हो गया, 10 हो गया। पहले 6 था अब कितना हो गया, 7 हो गया। अपने अनुसार 1 की हो रही है, जबकि पर्सन के अनुसार बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 3,000 रुपये की, यानी जो अपना 1 है वो 3,000 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि सुमित का नया वेतन क्या है। तो सुमित का नया वेतन क्या है, तो देखो यहाँ पे सुमित के नए वेतन का अनुपात क्या है, तो आप ये कहोगे ये अनुपात 10 है। तो जब 1 का मान अपने पास में 3,000 है तो 10 का मान क्या होगा, तो 1 का मान 3,000 है तो इसको 3,000 से गुणा कर दो, 10 का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 30,000 रुपये। लेकिन आपको मान लो ये भी पूछा जाता है यहाँ पे कि रवि का वेतन क्या है, तो 1 का मान अपने पास 3,000 है, तो अपने को रवि का वेतन का अनुपात क्या है, 7 है। तो अपने को 7 का अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3,000, यानी हो जाएगा आपके पास में 21,000 रुपये। तो आपसे जो भी पूछा जाए वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न संख्या 65 अपने पास में, इसको सरलीकृत करना है, और ये आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो बोर्डमास के नियम के अनुसार होगा, और बोर्डमास का नियम क्या है, तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाया था, तो आप वहाँ पे जाके बोर्डमास का जो नियम है उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपने बोर्डमास के अनुसार सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया है उसको सोल्व करना है, उसके बाद में जो ऑफ लगा है उसको सोल्व करना है, बाद में अपने भाग होगा, फिर गुणा होगा, और उसके बाद में जोड़, और उसके बाद में घटाव।
तो ये नियम है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.65 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 4 प्लस 0.5, उसके बाद में ऑफ, और यहाँ पे ब्रैकेट वाले हैं इनको हल करना है अपने। तो ये हो जाएगा 8.8 माइनस। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो इन दोनों को आप गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे पॉइंट एक बार भूल जाओ, दोनों में एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो इसको एक बार छोड़ सकते हैं। आप इसको सीधे गुणा करोगे, यानी 35 को 23 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, 35 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 105, हासिल 10 आ जाएगी, और 35 को 2 से गुणा करोगे तो 70, और 10 हो जाएगा आपके पास में 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक अंक छोड़ के ये पॉइंट है और एक अंक छोड़ के ये पॉइंट है, यानी टोटल 2 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पहला और दूसरा 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो ये हो जाएगा 8.05। अब यहाँ से अपने इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 8.65 माइनस, ये हो जाएगा 4 प्लस 0.5, और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ से आप इनको जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको 0.5 से गुणा करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसको साइड में हल कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8.80 माइनस ये हो जाएगा 8.05, और यहाँ से आप इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी 0.75। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75। तो अब देखो यहाँ से इसको हल करें तो ये हो जाएगा आपके पास में 8.65 माइनस, यहाँ से सबसे पहले इनका गुणा होगा और बाद में जोड़ होगा, क्योंकि पहले देखो यहाँ पे गुणा होगा और बाद में जोड़ होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो देखो यहाँ पे 0.5 से गुणा करना है 75 को, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको अभी जो तरीका बताया था उसी से करो। यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट है और इधर 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो आपको 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने पड़ेंगे। 2 अंक की ये और 1 अंक की ये, टोटल 3 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। कब, जब आप इसका गुणा कर लो। तो यहाँ से आप 75 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 375, और यहाँ पे 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने हैं तो ये हो जाएगा 3 अंक छोड़ के पॉइंट, यानी ये हो जाएगा, आगे अपने 0 लगा सकते हैं, और 7 इसके 4 इसके योग में है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 4 आ रहा है और ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब आपके पास आएगा 8.65 माइनस, इन दोनों का योग करोगे तो ये हो जाएगा 4.375, तो ये हो जाएगा 4.275। उसके बाद प्रश्न संख्या 66 है अपने पास में कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 25 किलोमीटर अधिक चला होता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या थी। तो देखो यहाँ पे आपको कंडीशन पहली दी हुई है और यहाँ पे आपको कंडीशन सेकंड दी हुई है। ये आपको दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपको दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे जो अंतर आने वाला है दूरी का वो आपको दिया है कि 25 किलोमीटर ज़्यादा चल पाता। तो अपने को समय जो है उसको t मान लेते हैं, तो माना समय बराबर t। अपने को यहाँ पे दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होती है, तो ये होती है चाल गुना समय, यानी आप चाल को समय से गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 25 किलोमीटर का अंतर आना चाहिए। कब, जब इस चाल को समय से गुणा करें। तो देखो यहाँ पे अपने दूरी निकालेंगे, दूरी का अंतर, तो देखो यहाँ पे समय समान है दोनों ही कंडीशन में, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 15 की चाल से t टाइम के लिए जाता तो इतनी दूरी तय करता, माइनस ये हो जाएगा 10 की चाल से t टाइम तक जाता तो इतनी दूरी तय करता। 15 के हिसाब से इतनी दूरी, 10 के हिसाब से इतनी दूरी, और इनका जो अंतर आता वो आपको दिया है कि कितना आता, 25 किलोमीटर आता। तो यहाँ से अपने 15 गुना टी यानी 15t माइनस 10 गुना टी यानी 10t, तो इनका जो अंतर आएगा ये आ जाएगा 5t, यानी 5 गुना समय बराबर आप कह सकते हो 25, और t का मान क्या आ जाएगा, तो ये इसके गुणा में ये इधर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/5 बराबर हो जाएगा 5, यानी जो समय क्या आ गया आपके पास में, तो ये हो जाएगा 5 घंटे, यानी उसने 5 घंटे चला है वो
किस हिसाब से, पहली कंडीशन में 10 के हिसाब से चला है वो, लेकिन इस हिसाब से चलता तो 15 के हिसाब से चलता। अब आपको वास्तविक दूरी पूछा गया है, तो वास्तविक दूरी क्या होगी, तो ये हो जाएगी कि उसने वास्तविक के हिसाब से उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय की है, तो ये हो जाएगा 10। ये क्या होगी, इसकी चाल होगी, और समय कितने घंटे चला है ये, तो ये हो जाएगा 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 घंटे, और 50 घंटे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 50 घंटे नहीं, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 67 अपने पास में ये है, जो बोर्डमास के नियम पर आधारित है। बोर्डमास का नियम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो यहाँ पे बोर्डमास का नियम अपने यूज करेंगे। ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट है जो यहाँ पे है नहीं, ओ का मतलब ऑफ ये वाला, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग जो कहीं पे भी नहीं है, और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा जो यहाँ पे है, और ए का मतलब एडिशन यानी योग जो यहाँ पे है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव जो यहाँ पे है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे जो क्या होता है 16, और इसमें अपने 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 4 यानी 20, तो ये हो जाएगा 20 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का भाग है तो 5 प्लस, उसके बाद में अपने को जोड़ बाद में होगा, पहले इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 2 यानी क्या हो जाएगा 10, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में देखो यहाँ पे ऑफ लगा है तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ऑफ हटेगा तो गुणा आ जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे 20 में 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस, उसके बाद में यहाँ से 10 और माइनस 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे अपने इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 4 14 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 2 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको इस प्रकार कर लेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 68 अपने पास में आपको ये पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रमोशन कॉस्ट 10%, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, पेपर कॉस्ट 25%, बाइंडिंग 20% एंड रॉयल्टी चार्ज आपको दिया गया है 15%। और यहाँ पे आपके पास प्रश्न है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को मुद्रण मूल्य यानी प्रिंटिंग कॉस्ट के रूप में 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की राशि कितनी होगी, यानी पेपर कॉस्ट टोटल कितना आने वाला है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ये दिखने में बहुत टफ और अजीब सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखो इसको करेंगे अपने, आपको जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है प्रिंटिंग कॉस्ट यानी मुद्रण लागत। मुद्रण लागत आपको जो बार ग्राफ है उसमें दिया गया है 20% दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे कागज की कॉस्ट दी हुई है, कागज की लागत ये आपको दिया गया है 25%, और साथ में आपको प्रश्न में ये भी दे रखा है कि जो मुद्रण लागत है ये आपको दे रखा है 30,600 रुपये, यानी आपको एक तरफ बता रखा है कि मुद्रण की लागत 20% है, और दूसरी तरफ आपको दे रखा है कि मुद्रण की लागत 30,600 रुपये है। तो अपने को बताना है कि कागज की लागत क्या है। तो देखो यहाँ पे ये जो 20% है वो इसके बराबर होगा, तो आप ये कह सकते हो कि जब 20% का मान बराबर है 30,600 के, तो देखो यहाँ पे 1% का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 30,600 भाग में आ जाएगा आपके पास में 20, और यहाँ पे अपने को चाहिए कागज की लागत, तो ये हो जाएगा कागज की लागत जो क्या है, तो आप ये कह सकते हो ये है 25% है, कागज की लागत अपने पास 25% है।
तो ये कितना हो जाएगा, जब 1% का मान ये है तो 25% का मान क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 30,600 भाग 20 और गुणा आपके पास हो जाएगा 25, क्योंकि 1% का मान ये है तो 25% का मान ये हो जाएगा। अब इसको अपने हल करें तो 0 से 0 कट जाएगा और इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30, यानी 1530, और इसको 25 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75, हासिल 7 आ जाएगी, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, 125 और 7 आपके पास आ जाएगा 132, हासिल आ जाएगी 13, और 25 और 13 अपने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, यानी आपके पास हो जाएगा 38,250 रुपये आपको मिलने वाली है यहाँ पे कागज की लागत। उसके बाद में प्रश्न संख्या 69 अपने पास में ये है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो ऐसे प्रश्नों को अपने कैसे हल करना है, जो आपको दिया है 47, उसके बाद में 95, उसके बाद में आपको दिया है 187, यहाँ पे आपको इन तीनों का अंतर निकालना है, पहले इन दोनों का, उसके बाद में इन दोनों का, और उसके बाद में इन दोनों का अंतर निकाल के जो भी अपने पास में जो भी यहाँ पे अंतर मिलेगा, अब जो अंतर आएगा उसका अपने को मैस है यानी महत्तम समापवर्तक या फिर HCF निकालना पड़ेगा, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको करें, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालोगे, तो इन दोनों का जो अंतर मिलेगा आपके पास में ये हो जाएगा 95 माइनस 47, तो ये हो जाएगा अपने पास में 48 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में अपने इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 187 माइनस 95, तो ये हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से आप कह सकते हो 92 आ जाएगा। उसके बाद में अपने यहाँ से इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 47, बड़े वाले में से आपको छोटे वाला घटाना है तो ये हो जाएगा यहाँ से 187 माइनस 47, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 140। अब यहाँ से अपने पास एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इनका अपने को मैस चाहिए, यानी मैस है, और अपने को मैस चाहिए 48 का, 92 का और 140 का, तो इन तीनों का मैस चाहिए, यानी मैस का मतलब होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 48 में भी पूरा पूरा चला जाए, जिसका भाग 92 में भी पूरा पूरा चला जाए, और जिसका भाग 140 में पूरा पूरा चला जाए। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पे एक तो तरीका है आपके पास में ये वाला कि आप यहाँ से लिखो 48 लिखो, फिर 2 का भाग 2 यहाँ पे, फिर 2 का भाग ऐसे चेक करते जाओ, और यहाँ से आप 92 लिखो और इसको भी आप सोल्व करो यहाँ से, और यहाँ पे आप 140 लिखो और इसको भी आप सोल्व करो यहाँ से, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। जो मैसे का निकालने का प्रॉपर तरीका होता है वो यही होता है, लेकिन अपने को ऐसे करना नहीं है, एग्जाम में जाके आपको कैसे करना है। अब आपके पास ये मिल गए कि यहाँ से ये तीनों आ गए, अब इनका अपने को चाहिए मैस है, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, आपके पास में पहला है 13, ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन आपके पास में 4 और सी ऑप्शन आपके पास में 9, और डी जो ऑप्शन है ये आपके पास में 7, ऐसे 4 ऑप्शन है। तो अब आप देखोगे कि क्या 13 का 48 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो नहीं जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। आपने चेक किया क्या 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा 48 में, जाएगा। क्या 4 का 92 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये भी जाएगा। क्या 4 का 140 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये भी जाएगा। तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं, यदि आगे वाले सही नहीं हुए तो फिर यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि क्या 48 में 9 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 48 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तीनों में चेक करना है, तीनों में से यदि एक में भी नहीं गया तो उत्तर नहीं होने वाला, तो यहाँ से ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसी प्रकार आपने चेक किया कि क्या 48 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये भी नहीं हो जाता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ऐसा आप करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सेकंड लगेगी,
यहाँ पे बस आपको इतना सा देखना है थोड़ा सा, और उसके बाद में ये चेक कर लेना है, जल्दी से कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है बस आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने पास है 70। ये दिया हुआ है अपने को कि पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है। यानी जो पुस्तक पर रॉयल्टी का जो चार्ज आ रहा है वो कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है रॉयल्टी, आप इसमें देखोगे तो रॉयल्टी आपको दी हुई है 15%, और पेपर कॉस्ट आपको दिया हुआ है यानी कागज की लागत आपको दी हुई है 25%। तो देखो यहाँ पे आपको रॉयल्टी दी हुई है बराबर 15% है, और आपको कागज की लागत दे रखी है, कागज की लागत आपको दी है यहाँ पे 25%। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो 15% है ये 25% से कितने प्रतिशत कम है। या फिर आप ऐसे सोचो कि जो 15 है ये 25 से कितने प्रतिशत कम है, 15 है वो 25 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो पहले तो आप ये करो, ये पता करो कि जो 15 है वो 25 से कितना कम है। तो आप कहोगे जो 15 है वो 25 से 10 कम है, तो आप ये कह सकते हो इन दोनों का अंतर निकालूं तो अंतर मेरे पास आएगा 10 आएगा, यानी 15 25 से 10 कम है। अब किसके सापेक्ष बताना है, तो आपको 25 के सापेक्ष बताना है। तो जिसके सापेक्ष बताना होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो आप ये कहोगे कितने प्रतिशत कम है, तो ये हो जाएगा प्रतिशत कमी। अब देखो 10 कम है, और कितने पर 10 कम है, 25 पर 10 कम है, तो ये हो जाएगा 25, और ये भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा गुणा 100। अब इसको काटोगे तो ये 4 बार भाग चला जाएगा और आंसर हो जाएगा 40%। यानी जो आपके पास में रॉयल्टी है 15%, वो कागज की लागत 25% से 40% कम है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 71 आपके पास में कि एक परिवार में 2 दादा दादी, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु आपको दे रखी है 65 वर्ष। माता पिता जो आपको संख्या में 3 दे रखे हैं उनकी औसत आयु 32 वर्ष है, और पोते पोतियां जो जिनकी संख्या आपको 4 दे रखी है उनकी औसत आयु 8 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या है। तो अपने बात करें यहाँ पे कि आपको संख्या कितनी दी हुई है। तो यहाँ से दादा दादी की संख्या आपको दे रखी है 2, उसके बाद में माता पिता की संख्या आपको दी हुई है 3, और पोते पोतियों की संख्या आपको दे रखी है 4। उसके बाद में आपको माता पिता की आयु का औसत दे रखा है 32 वर्ष, दादा दादी की आयु का आपको औसत दे रखा है 65 वर्ष, और पोते पोतियों की आयु का औसत आपको दे रखा है 8 वर्ष। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को कुल निकालना है। तो कुल क्या होता है, तो ये होता है औसत गुणा संख्या। आपको जो भी कुल निकालना होता है वो क्या होता है, आप उसके औसत से उसकी संख्या को गुणा कर दो तो आपके पास कुल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपने को कुल आयु निकालनी है तो औसत आयु गुणा संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे बात करेंगे सभी की कुल आयु निकाल लेते हैं। तो सभी की कुल आयु, तो देखो अपने को सभी की टोटल आयु निकाल के उनका योग करना पड़ेगा तब अपने को कुल आयु मिलेगी। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, दादा दादी का औसत आपको दे रखा है 65 वर्ष, उसके बाद में माता पिता का 32 वर्ष, पोते पोतियों का 8 वर्ष। तो ये जो है औसत आयु, इनको कितने जने हैं उनसे गुणा करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने माता पिता की आयु आपको दे रखी है 32, ये इसका औसत है, और संख्या कितनी संख्या है माता पिता की, तो आप कहोगे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस। उसके बाद में दादा दादी का अपने टोटल आयु निकालेंगे तो ये हो जाएगी औसत इनका 65 है, और गुणा संख्या कितनी है, तो आप कहोगे संख्या है इनकी 2, तो ये हो जाएगा गुणा 2। उसके बाद में अपने पोते पोतियों की कुल आयु निकालेंगे तो पोते पोतियों की औसत आयु कितनी है, 8 है, और इनकी संख्या कितनी है, तो ये है 4, तो ये हो जाएगा अपने पास में 8 गुणा 4। तो अब इनको अपने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 32 गुणा 3 96, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 130, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 32। अब इनको अपने जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो यहाँ से टोटल ये हो जाएगा 128 हो जाएगा, और यहाँ पे 130, यानी ये टोटल हो जाएगा अपने पास में 258 हो जाएगा।
तो देखो अब अपने को निकालना है परिवार की औसत आयु। तो ये हो जाएगा परिवार की औसत आयु। तो अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी परिवार की कुल आयु, और कुल आयु में जो परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या का भाग दे देंगे तो औसत आयु आ जाएगी। तो ये हो जाएगा टोटल 258 है टोटल आयु, और इसमें परिवार में टोटल जनों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और आपके पास में हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 9। तो इसमें संख्या इनकी होगी 9। तो अब देखो यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा 18 पे, बचेगा अपने पास 7 बचेगा और 78। तो 78 में 8 बार भाग चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6/9। इसको आप और आगे सोल्व करो तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो 3 से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी आपके पास उत्तर आ जाएगा 28 सही 2/3 वर्ष। इस प्रकार से आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। टाइम बचाने के लिए आपको ये कुछ यहाँ पे लिखना है नहीं, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से शुरू करोगे और यहीं पे इसको ख़त्म कर दोगे, इतना सही करना पड़ेगा। ये आपको पूरा समझाने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 72 है अपने पास में। आपसे पूछा गया है कि जिल्द साजी यानी बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूपी क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। तो आप देखो बाइंडिंग पर कितना खर्च किया गया है, 20% खर्च किया गया है। तो देखो यहाँ पे बाइंडिंग की जो लागत है ये आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 20%, और 20% किसका, कुल खर्च का 20%। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से जैसे ये आपको दे रखा है, एक जो वर्थ होता है उसमें जो टोटल कोण बनता है पूरा चारों तरफ, ये जैसे यहाँ पे ये केंद्र है, इसके चारों तरफ जो भी कोण बनता है ये आपके बनता है 360 डिग्री का। अब ये जो 360 डिग्री का है इसको टोटल 100% में बांट रखा है, इसको टोटल 100% में अलग अलग बांट रखा है। जैसे आपके 15% रॉयल्टी का हो गया, 20% आपके बाइंडिंग का हो गया। इस प्रकार आप कह सकते हो कि अलग अलग बांटा हुआ है, किसी को 25%, किसी को कुछ और प्रतिशत, इस प्रकार से बांटा गया है। अब ये टोटल या तो आप इसको 360 डिग्री कहो या फिर आप इसको 100% कहो। तो देखो यहाँ पे बाइंडिंग पे अपने बात करें तो बाइंडिंग का केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो बाइंडिंग का केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप कह सकते हो कि ये परसेंटेज में बात करें तो 100% है, और अपने डिग्री में बात करें तो पूरा 360 डिग्री है। तो ये हो जाएगा, आपको 20% निकालना है, तो 20% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और गुणा टोटल कितना कोण बनता है यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 360। अब यहाँ से देखो एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आप यहाँ से 36 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री। यानी बाइंडिंग का जो केंद्रीय कोण बनेगा यहाँ पे, जैसे आप इस प्रकार दर्शाओगे कोणों में, तो ये जो कोण बनेगा अपने पास में इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो बाइंडिंग का कोण बनने वाला है यहाँ से, ये आपके पास में 72 डिग्री बनने वाला है। चाहे आप इसको ऐसा कर सकते हो, यदि प्रतिशत में दर्शाते तो आप इसको 20% कहो, चाहे आप इसको 72 डिग्री कहो, एक ही बात है। उसके बाद 73% अपने पास में दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है। तो दूसरा डी, ओके, आपको दिया है दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या है, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अपने मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी अपने पास में 100। तो अब देखो ध्यान से, जो पहली संख्या है ये क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी तीसरी संख्या से आपको दिया हुआ है 25% अधिक है। तो ये है तीसरी संख्या, यानी 100 प्लस 100 का 25%। तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना हो जाएगा, 100 का 25% निकालेंगे तो 100 का जितना प्रतिशत निकाला जाए उतना ही होता है, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 125। उसके बाद में अपने बात करिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास में, ये हो जाएगी तीसरी संख्या, यानी 100 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 50% अधिक है। यानी 100 और 100 का 50% क्या होता है, 50 ही होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 50।
यानी ये टोटल अपने पास आने वाला है 150। तो उसके बाद देखो अपने को बताना है यहाँ पे कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात बताना है। तो ये हो जाएगा पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। तो आप ये कह सकते हो कि पहली संख्या अपने पास कितनी है, तो ये है 125 अनुपात दूसरी संख्या अपने पास कितनी है, तो ये है 150। जब इसको अपने काटेंगे, आप इसको 5 से भी काटोगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, आप इसको 25 से काटोगे तो 1 बार काटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसमें 5 बार भाग चला जाएगा 25 का और इसमें 6 बार भाग चला जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 5:6 हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या आपके पास में 74 है कि राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपये और देने पड़ते, तो राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि राज ने 35% की छूट मिली है, राज को छूट आपको दे रखी है, एक तरफ 35% दे रखी है और एक तरफ आपको रुपयों में दे रखी है। तो रुपयों में आपको दी हुई है कि जो राज की छूट है वो 238 रुपये उसको छूट मिली है, और यदि छूट नहीं दी होती तो उसको इतने रुपए ज़्यादा देने पड़ते, यानी ये क्या है, छूट है उसकी, जो किसके बराबर है, 35% के बराबर है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने बात करें तो उसका जो भी मूल्य था वो अपने आप में कितना प्रतिशत था, 100% था। तो उसमें से राज को 35% की छूट मिल गई, तो राज ने कितने प्रतिशत का भुगतान किया होगा, 65% का भुगतान किया। यानी राज ने उसे कितने रुपयों में खरीदा है, 65% में खरीदा है। तो अपने को यहाँ पे 65% का मान चाहिए। तो देखो आप ये कहोगे कि 35% का जो मान है ये किसके बराबर है, तो ये आपके 238 के बराबर है। 1% का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 238 बटे आप कह सकते हो 35, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल 100% मूल्य पे वो खरीदना था उसको, लेकिन 35% की छूट मिल गई, यानी उसे अंकित मूल्य के 65% पर उसने खरीदा। तो अपने इसका 65% निकाल लेंगे, तो यहाँ से गुणा कर देंगे, तो 65% क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 238 डिवाइड बाय 35 गुणा आ जाएगा आपके पास में 65। अब इसको हल करना है अपने को। तो देखो 5 से काटे तो 13 बार चला जाएगा, इसको 5 से काटे तो 7 बार चला जाएगा। अब इसको 7 से काटे तो इसमें 3 बार भाग चला जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 28 4 बार भाग चला जाएगा। और यहाँ से अपने गुणा करें इसको, तो 13 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 52, हासिल 5 आ जाएगी, और 39 और 5 हो जाएगी अपने पास 44। यानी उसने 442 रुपये में भुगतान करके उस वस्तु को खरीदा होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 75 है अपने पास में। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु आपको दे रखी है 28 वर्ष है, और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि उन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो टीम की औसत आयु क्या है। ये प्रश्न है, ये बेसिक से करना पड़ेगा इसको, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। तो देखो यहाँ पे इसको करते हैं। आपको दिया है कि टीम की अपने बात करें, टीम के सदस्यों की बात करें, तो टीम के सदस्य है, और आपको दे रखी यहाँ पे औसत आयु। तो देखो इस प्रश्न को आप कहोगे टीम में शुरुआत में 11 सदस्य थे और इनकी जो औसत आयु थी वो अपने को नहीं दी हुई, तो अपने यहाँ पे मान लेते हैं x, यानी टीम के सदस्यों की जो औसत आयु है 11 की वो x मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे टीम में से 11 खिलाड़ियों में से एक विकेट कीपर और एक कप्तान को माइनस कर दिया, यानी उनको हटा दिया, तो पीछे कितने खिलाड़ी बच गए, 2 को हटा दिया, तो यहाँ से पीछे खिलाड़ी बच गए आपके पास में 9। तो यहाँ से जो औसत आया वो क्या हो गया, तो आप कह सकते हो x - 2, यानी औसत 2 कम हो गया। तो अब देखो यहाँ पे इनका अंतर निकालेंगे, तो इनका अंतर जो आएगा वो किस वजह से आएगा, तो आप कहोगे पहले 11 खिलाड़ी थे और बाद में 2 खिलाड़ी यहाँ से हटा दिए,
यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे कप्तान को हटा दिया और साथ में यहाँ से विकेट कीपर को हटा दिया। अब यहाँ पे जो अंतर आने वाला है वो इनकी कुल आयु के बराबर अंतर आने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों को यहाँ से हटा दिया है, तभी तो पहले 11 खिलाड़ी थे, अब 9 खिलाड़ी हो गए। तो देखो यहाँ पे अपने अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे मुझे कुल निकालना होता है किसी भी चीज के लिए, तो आप कहोगे कुल बराबर क्या होता है, तो जितने सदस्य हैं उनको औसत से गुणा कर दो, तो वो क्या होता है, कुल होता है, जैसा मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। तो आप ये कह सकते हो कुल क्या आ जाएगा, तो कुल बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। अपने यहाँ पे कुल का अंतर निकालें, यानी दोनों में कुल, इसका कुल कितना होगा और इसका कुल कितना होगा, इन दोनों का अंतर निकालें तो इन दोनों की आयु के बराबर होना चाहिए। जो आपको दे रखी है यहाँ से, कप्तान की आयु आपको दे रखी है 28 वर्ष आपको दे रखी है कप्तान की आयु, और जो विकेट कीपर है उसकी आयु कप्तान की आयु से 4 वर्ष ज्यादा है, यानी ये 28 का है तो 4 वर्ष ज्यादा, यानी ये कितने का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। और यहाँ से इनको जोड़ें तो ये हो जाएगी टोटल 60 वर्ष, यानी ये दोनों कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं। तो अब देखो यहाँ पे कुल का अंतर निकालेंगे अपने, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। औसत क्या है, x है, और गुणा संख्या क्या है अपने पास में 11 है, तो यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस, उसके बाद में यहाँ पे इनका औसत क्या है, तो ये है x माइनस 2, और इनकी संख्या क्या है, 9 है, तो ये हो जाएगा 9। अब ये जो अंतर आने वाला है इनका और इस पूरे का अंतर, ये आएगा आपके पास में 60 आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि इनको माइनस किया गया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपके पास में 60। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x माइनस, यहाँ पे आप 9 को x से गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा 9x। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में गुणा होंगे तो माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और 9 इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 18, क्योंकि देखो 9 है, इसको पहले इससे गुणा करना पड़ेगा, बाद में इस 9 को इससे गुणा करना पड़ेगा, बारी बारी से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से इनका जो अंतर मिलेगा वो आपको मिलने वाला है यहाँ से 60 मिलने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे ये कहेंगे अपने 11x, और इसमें से आपने यहाँ पे आएगा आपके पास में प्लस आएगा, और यहाँ से हो जाएगा आप कह सकते हो कि 11x में से आप 9x को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2x, उसके बाद में ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 18, और यहाँ से आपको ये मिलने वाला है x बराबर कितना मिलने वाला है, इनका अपने अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 42 आ जाएगा, और यहाँ से अपने करेंगे तो ये हो जाएगा 42, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21, यानी इनके जो औसत आयु है पूरी टीम की औसत आयु वो कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हो ये हो जाएगी 21 वर्ष। x का मान आपके पास में 21 वर्ष आ जाएगा, और वही आपसे पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसमें आपको बेसिक से करना पड़ेगा और इसका कोई तरीका नहीं। तो इस प्रकार के जो 1 मार्च को सेकेंड शिफ्ट का SSC GD का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड और जितने भी पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं, और चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपको जो भी डाउट आए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आप कभी भी मेरे से किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हो। यदि आपको कोई पर्सनली भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हो, जब भी मैं उसको देखूँगा तो मैं उसको सोल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगा। धन्यवाद।